देश में कोरोना टीकाकरण का नया रिकॉर्ड बना। 75 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगा टीका। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर देश को बधाई दी। WHO ने भी तारीफ की। राष्ट्रपति भवन में आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में 3:45 बजे से रात 9 बजे तक चलेगी मीटिंग। मंत्रियों के लिए डिनर का भी आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी का आज अलीगढ़ दौरा। दोपहर 12 बजे राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय और डिफेंस कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड का शिलान्यास करेंगे। एटा में अखिल भारतीय किसान यूनियन का ऐलान। अलीगढ़ के कार्यक्रम में पीएम मोदी से मिलेंगे किसान, अपना मांग पत्र सौंपेंगे। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने मुंबई में महिंद्रा डिफेंस, अदानी ग्रुप, L&T और टाटा ग्रुप के बिजनेस प्रमुखों से मुलाकात की। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत और भारतीय सेना की क्षमता बढ़ाने में बेहतर योगदान के लिए व्यापारिक घरानों की तारीफ की। जयपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का तंज। कहा, विधायक मंत्री न बन पाने से दुखी, मंत्री CM न बनने से दुखी, मुख्यमंत्री इसलिए दुखी कि पता नहीं कब तक रहेंगे। भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गृह मंत्री अमित शाह, MP के CM शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। भूपेंद्र पटेल ने नितिन पटेल से सुबह उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। नाराजगी की खबरों पर नितिन पटेल की सफाई। कहा, भूपेंद्र पटेल के CM चुने जाने से खुश हूं। चुनावी माहौल में CM योगी का पिछली सरकारों पर तंज। कहा, बहन बेटियां तो छोड़िए, पहले भैंस और बैल भी पश्चिमी यूपी में सुरक्षित नहीं थे। CM योगी के अब्बाजान वाले बयान पर विरोधियों का बंटवारे की राजनीति का आरोप। बोली, कांग्रेस यूपी में इस बार चुनाव हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ के कांग्रेस को आतंक की जननी बताने वाले बयान पर कांग्रेस का पलटवार। कहा, नाथूराम गोडसे देश का पहला आतंकवादी। हमने महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, बेअंत सिंह, विद्याचरण शुक्ल को आतंकवाद के कारण खोया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का CM योगी पर तंज। ट्वीट करके कहा, देखते हैं CM योगी को पहले कौन हटाता है, जनता या इनके अपने दिल्ली वाले। यूपी चुनाव से पहले समाजवादी परिवार का झगड़ा खत्म होने की उम्मीद। सूत्रों के मुताबिक 22 नवंबर को मुलायम सिंह के जन्मदिन पर शिवपाल और अखिलेश साझा करेंगे मंच। दोनों के बीच हुई बातचीत। और आइए उत्तर प्रदेश की ही राजनीति से जुड़ी हुई कुछ और खबरों का अपडेट्स आपको देते हैं फटाफट अंदाज में। अयोध्या में आज आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा। कल दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ने रामलला के दर्शन किए और संतों से भी मुलाकात की। यूपी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए MIM प्रमुख ओवैसी का नया गेम प्लान। ओवैसी ने OAM यानी कि ओवैसी अतीक मुख्तार का फॉर्मूला इजाद किया। ओम केसर के मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण की तैयारी। दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बनाई कमेटी की पहली बैठक आज। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन को लेकर तैयार होगी रणनीति। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अकाली दल ने 64 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। BSP के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है अकाली दल। भारत के 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के पोते इंद्रजीत सिंह बीजेपी में हुए शामिल। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पार्टी में शामिल कराया। बंगाल उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग से मिले बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। 3 विधानसभा सीटों पर निष्पक्ष चुनाव की मांग की है। भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल ने भरा पर्चा। 30 सितंबर को वोटिंग, 3 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। त्रिपुरा में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की रैली को फिर नहीं मिली इजाजत। 15 सितंबर के बाद अब 16 सितंबर को भी प्रशासन ने नहीं दी अनुमति। त्रिपुरा हिंसा को लेकर CPM महासचिव सीताराम येचुरी और माणिक सरकार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से करेंगे मुलाकात।
एमपी में उच्च शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, कुलपति को कुलगुरु कहने के ऐलान के बाद अब कॉलेज में छात्रों को पढ़ाया जाएगा रामचरितमानस का पाठ। बिहार के बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग, बीजेपी नेता ने नीतीश नगर करने की मांग की है तो भड़के नीतीश कुमार, कहा कोई नाम नहीं बदलेगा, वो मेरा जन्म स्थान है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में ड्राइवर के करीब बैठकर कटरा से जम्मू तक का सफर तय किया। ट्रेन में बैठे यात्रियों से ट्रेन की यात्रा के बारे में भी जानकारी ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के नेता ऑस्कर फर्नांडिस का मैंगलोर में निधन हो गया। 80 साल की ऑस्कर फर्नांडिस लंबे समय से बीमार थे। पंजाब के होशियारपुर में कैप्टन अमरिंदर सिंह के कार्यक्रम से पहले किसानों ने किया पार्टी के नेताओं का विरोध, गाड़ी के नीचे लेट गए प्रदर्शनकारी। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की किसानों से अपील, कृषि कानून रद्द कराने के लिए दिल्ली में करें प्रदर्शन। पंजाब में किसानों के प्रदर्शन से सूबे को आर्थिक नुकसान हो रहा है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का पलटवार, कहा कैप्टन पड़ोसी राज्यों की शांति भंग करना चाहते हैं, जो किसानों से कह रहे हैं कि दिल्ली हरियाणा में जो मर्जी करो। प्रयागराज में अपनी मांगों को लेकर उपवास पर यूपी पावर कॉर्पोरेशन के जूनियर इंजीनियर, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की सीबीआई जांच का ममता सरकार ने किया विरोध, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई एक हफ्ते टाली, अब 20 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह और विधायक पवन कुमार के घर पर बम से हमले की जांच एनआईए करेगी। गृह मंत्री ने दिया एनआईए जांच के आदेश, अर्जुन सिंह ने की थी एनआईए जांच की मांग। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता से 22 सितंबर को ईडी करेगी पूछताछ, पार्टी के लिए $1 लाख अमेरिका से लाए जाने का शक। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं इसी तरह फटाफट अंदाज में। बिहार में वायरल फीवर के बढ़ते कहर पर बोले सीएम नीतीश कुमार, स्थिति खराब नहीं लेकिन प्रभावित इलाकों में टीम भेजेंगे। यूपी के मैनपुरी जिले में रहस्यमय बुखार और डेंगू से कई गांव प्रभावित। जिला अस्पताल के सीएमएस के मुताबिक अब तक 20 लोगों की मौत, एक महीने में 14,500 से ज्यादा मरीज सामने आए। हरियाणा के फरीदाबाद में भी रहस्यमय बुखार का प्रकोप, चिल्ली में बुखार के चलते 10 दिनों में 8 बच्चों की मौत। स्वास्थ्य विभाग की टीम डेंगू मलेरिया के साथ कोरोना की भी जांच कर रही है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भी वायरल बुखार का कहर, बच्चों में फीवर, कफ, उल्टी और पेट दर्द की शिकायत। सदर अस्पताल में 130 बच्चे भर्ती। श्रीनगर में सब इंस्पेक्टर की हत्या के विरोध में डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं का जम्मू में प्रदर्शन। रविवार को आतंकियों ने एसआई पर फायरिंग कर दी थी, जिसमें वो शहीद हो गए थे। श्रीनगर के बेमिना इलाके में सीआरपीएफ कैंप के सामने मिले 6 ग्रेनेड, बोरी में रखे हुए थे ग्रेनेड, भीड़ भाड़ के मौके पर निष्क्रिय नहीं किया गया। एमपी के धार में ज्ञानपुरा के हनुमान मंदिर के पुजारी की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या, आरोपी फरार। पुजारी ने बदमाशों से रात 2:30 बजे घूमने को लेकर सवाल पूछा था। राजधानी दिल्ली में लगातार बारिश से खोखली हुई सड़क धंसी, डीटीसी बस, एक स्कूटी और एक बाइक गड्ढे में गिरे, बाल बाल बची 3 दर्जन लोगों की जान। दिल्ली में 4 मंजिला इमारत गिरने के हादसे में 2 मासूम भाइयों की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ, मलबे में किसी और के दबे होने की आशंका नहीं। पुलिस ने मकान मालिक को हिरासत में लिया, गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज। आप विधायक दिलीप पांडे ने हादसे के लिए एमसीडी को ठहराया जिम्मेदार, कहा बार बार बिल्डिंग की जर्जर होने की शिकायत की गई लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। हादसे के बाद बोले एमसीडी कमिश्नर नीरज खन्ना, हमने खतरे वाली इमारतों को चिन्हित किया है, उन्हें खाली कराएंगे ताकि आगे इस तरह के हादसों से बचा जा सके। पीएम मोदी 22 सितंबर को अमेरिका पहुंच रहे हैं और इसको लेकर अब व्हाइट हाउस ने बयान जारी किया है। राष्ट्रपति बाइडेन के हवाले से जारी बयान में पीएम मोदी की मेजबानी को लेकर खुशी का इजहार किया गया है। अमेरिका में क्वाड देशों की बैठक भी होनी है, जिसमें भारत अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर तालिबान, चीन और कोरोना पर चर्चा होने की उम्मीद है।
अफगानिस्तान में तालिबानी राज वापस आने के बाद सबके जहन में एक ही सवाल उठ रहा है कि देश चलाने के लिए पैसे कहां से लाएंगे। वैसे तो गरीबी और भूखमरी मिटाने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने कई बड़े देशों से मदद का हाथ मांगा है, लेकिन अब देखना यह होगा कि तालिबान उस मदद को गोले बारूद में इस्तेमाल करता है या अपने देश की भूखी जनता का पेट भरने में। ये तस्वीरें देखकर पूरी दुनिया की आंखें नम हो जा रही हैं। अफगानी बच्चों और महिलाओं की मौत से बदतर ये जिंदगी किसी पत्थर दिल को भी पिघला सकती है। लेकिन यही तस्वीरें, यही दर्द, यही आंसू, यही बेबसी तालिबान के लिए ब्लैंक चेक बन गए हैं। जो तबाही तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी बंदूक की नालों से दागी है, अब उसी तबाही का वो मुआवजा भी वसूल रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि चेहरा मानवीय है, नियत अमानवीय। जिनेवा में अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के लिए यूनाइटेड नेशन में अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें कई देश आगे आकर अफगानिस्तान की तबाह जनता की मदद के लिए पैसे देने की बात कही है। अमेरिका ने अफगानिस्तान को $64 मिलियन देने का ऐलान किया है। जर्मनी भी 100 मिलियन यूरो यानी करीब 900 करोड़ की मदद देगा। चीन ने पहले ही अफगानिस्तान को 228 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। वहीं तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देने वाले भारत ने एक बार फिर दोहराया है कि पड़ोसी होने के नाते अफगानिस्तान के विकास की चिंताओं पर उसकी पूरी नजर है। India is willing to stand by the Afghan people, just as in the past. India is monitoring developments with understandable concern. The UNDP has recently assessed that there is an imminent threat of poverty levels rising from 72 to 97% in that country. दरअसल तालिबान राज में अफगान लोगों की खस्ता हालत और उन्हें मौत से बदतर जिंदगी से निकालने के लिए संयुक्त राष्ट्र सभी देशों से डोनेशन इकट्ठा कर रहा है। बर्बादी के बाद बदतर हालात झेल रहा अफगानिस्तान सीरिया और यमन बनने की कगार पर खड़ा है। इसलिए अफगानिस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बंदूक और बारूद के दम पर अफगानिस्तान जीतने वाले आतंकी सरकार क्या विदेशों से मिलने वाले फंड का इस्तेमाल गरीबी दूर करने के लिए करेगा या फिर आतंक बोने के लिए। 20 सालों में पहली बार तालिबान के हाथ में अफगानिस्तान की सत्ता तो आ गई, लेकिन देश चलाने के लिए पैसे नदारद है। आलम यह है कि देश में बचे अफगान नागरिकों को 2 वक्त की रोटी देने में तालिबान सरकार सक्षम नहीं है। बंदूक की खेती करने वाले तालिबानियों को पता ही नहीं कि रोटी कहां से उगाएं। पहले ही भुखमरी झेल रहे अफगानिस्तान में तालिबान की एंट्री ने उसके इकोनॉमी की कमर तोड़कर रख दी है। तालिबान के सत्ता कब्जाने के बाद से लगी रोकों ने अफगानी इकोनॉमी को लगभग जमींदोज कर दिया है। विश्व बैंक ने अफगानिस्तान का अरबों रुपए का भुगतान रोक दिया है। IMF ने भी अगस्त में ऐलान कर दिया था कि वो अफगानिस्तान को उधार नहीं देगा। अमेरिका ने अफगानिस्तान बैंक के रिजर्व में मौजूद 66,157 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए। अफगानिस्तान सेंट्रल बैंक के अमेरिका में मौजूद प्रॉपर्टी को भी बाइडेन सरकार ने फ्रीज कर दिया है। विकास के मद में इस साल अफगानिस्तान को जर्मनी से करीब 3,743 करोड़ रुपए मिलने थे, उस पर रोक लग गई है। यूरोपीय यूनियन ने अगले 4 साल में 10,291 करोड़ रुपए अफगानिस्तान को देने का वादा किया था, उसे भी रोक दिया गया है। आपको समझना होगा कि अफगानिस्तान की इकोनॉमी चलती कैसे है। वर्ल्ड बैंक की 30 मार्च 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में अफगानिस्तान की GDP 19.8 बिलियन डॉलर थी। इस GDP का 42.9% हिस्सा सहायता राशि का था। GDP का दूसरा बड़ा हिस्सा खेती से आता है। अब देखिए तालिबान राज में आतंक शास्त्री को कैसे अर्थशास्त्री बना दिया और समझ लीजिए कि अफगानिस्तान की इकोनॉमी किस ओर जा रही है। आलिशान दफ्तर में मेज पर राइफल और लैपटॉप लेकर बैठे इस शख्स का नाम हाजी मोहम्मद इदरीस है और ये अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक का गवर्नर है। तालिबान की आर्थिक गतिविधियां संभालता है। अर्थशास्त्र से कुछ लेना देना नहीं है, पर फिर भी तालिबानियों ने इसके हाथ में एक तरह से देश की इकोनॉमी दे दी। गवर्नर का नाम हाजी मोहम्मद इदरीस है। तालिबान की लिस्ट में इदरीस सेंट्रल बैंक का गवर्नर है। तालिबान की आर्थिक गतिविधियों को संभालता था। मदरसे में कुछ साल पढ़ाई की है। अर्थशास्त्र से कोई लेना देना नहीं है। बंदूक और बारूद से अफगानिस्तान के बचपन को रौंदने वाले तालिबान के सामने भूख से तड़पता अफगानिस्तान है, जहां आधी आबादी को हर रात चांद में रोटी दिखती है और सितारों में बच्चों के लिए मिठाई। अफगानिस्तान में गरीबी और भुखमरी पर किए गए एक सर्वे की रिपोर्ट माने
अफगानिस्तान की कुल जनसंख्या 3 करोड़ 80 लाख है, जिसमें 2022 के अंत तक 97% लोग गरीबी रेखा के नीचे जा सकते हैं, जिनमें 1 करोड़ 40 लाख अफगान भुखमरी की कगार पर हैं। 20 लाख बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। अब जबकि अफगानिस्तान में हालात बिल्कुल बदल चुके हैं, तो आर्थिक संभावनाएं और ज्यादा खराब दिख रही हैं। दिक्कत यह है कि तालिबान के पास आतंकी गतिविधि चलाने का तो अनुभव है, देश चलाने का नहीं। एप्पल आज अपनी आईफोन 13 सीरीज लॉन्च करेगा। पिछले साल की तरह इस साल भी ये लॉन्च इवेंट वर्चुअल होगा। क्या है इस बार आईफोन 13 में खास, दिखाते हैं आप। लंबे इंतजार के बाद एप्पल आज आईफोन 13 सीरीज से पर्दा उठाएगा। रिपोर्ट्स की माने तो आईफोन 13 में यूजर्स को बेहतरीन कैमरा, बेहतर प्रोसेसर और बेहतर डिस्प्ले का तोहफा मिलेगा। 14 सितंबर की रात होने वाले इस इवेंट को कैलिफोर्निया स्ट्रीमिंग नाम दिया गया है, जो भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे होगा, जिसे कंपनी की वेबसाइट के अलावा यूट्यूब पर देखा जा सकता है। एप्पल इस दौरान आईफोन 13, आईफोन 13 प्रो, आईफोन 13 प्रो मैक्स और आईफोन 13 मिनी लॉन्च कर सकता है। इस बार डिजाइन में थोड़े बदलाव के साथ कैमरे पर ध्यान दिया गया है। कैमरा मॉड्यूल पहले जैसा ही है, लेकिन प्रोसेसर और कैमरे नए होंगे। पिछली बार के मुकाबले बैटरी बैकअप ज्यादा पावर का होगा। नॉच भी पिछले जनरेशन के आईफोन के मुकाबले छोटा रखा गया है। यूजर्स को कलर ऑप्शंस दिए जाएंगे। आईफोन 13 और आईफोन 13 मिनी को ब्लैक, ब्लू, पिंक, पर्पल, रेड और व्हाइट ऑप्शन मिल सकता है। वहीं आईफोन 13 प्रो और आईफोन 13 प्रो मैक्स के ब्लैक, ब्राउन, गोल्ड और सिल्वर कलर ऑप्शन में आने की उम्मीद है। स्टोरेज के लिहाज से यूजर्स को अच्छी खबर मिल सकती है। मार्केट में 1 TB तक का वेरिएंट मिलने की संभावना है। स्वागत है आपका नमस्ते भारत में। देखिए, अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद पड़ोसी अलर्ट पर हैं और इसी अलर्ट को लेकर तैयारी भी जारी है। रूस के नोवगोरोड इलाके में सेना के अभ्यास का जायजा लेने खुद राष्ट्रपति पुतिन पहुंचे। रूस और बेलारूस की सेनाएं यहां युद्धाभ्यास कर रही हैं। रूस के निझनी समेत कई जगहों पर जैपेट 21 नाम से सेनाओं का साझा अभ्यास चल रहा है। इस साझा सैन्य अभ्यास में रूस, बेलारूस के अलावा भारत, आर्मेनिया और कजाकिस्तान के सैनिक भी शामिल हैं। देश में कोरोना टीकाकरण का नया रिकॉर्ड बना। 75 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लगा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर देश को बधाई दी है। WHO ने भी तारीफ की। राष्ट्रपति भवन में आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में 4:45 बजे से रात 9 बजे तक चलेगी मीटिंग। मंत्रियों के लिए डिनर का भी आयोजन किया है। प्रधानमंत्री मोदी का आज अलीगढ़ दौरा। दोपहर 12 बजे राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय और डिफेंस कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड का शिलान्यास करेंगे। एटा में अखिल भारतीय किसान यूनियन का ऐलान। अलीगढ़ के कार्यक्रम में पीएम मोदी से मिलेंगे किसान, अपना मांग पत्र भी सौंपेंगे। पीएम मोदी के 22 सितंबर को अमेरिका दौरे को लेकर व्हाइट हाउस ने बयान जारी किया। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने मोदी की मेजबानी पर खुशी का इजहार किया। तालिबान चीन और कोरोना पर चर्चा की है उम्मीद। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने मुंबई में महिंद्रा डिफेंस, अडानी ग्रुप, L&T और टाटा ग्रुप के बिजनेस प्रमुखों से मुलाकात की। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत और भारतीय सेना की क्षमता बढ़ाने में बेहतर योगदान के लिए व्यापारिक घरानों की तारीफ की। जयपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का तंज। कहा, विधायक मंत्री न बन पाने से दुखी, मंत्री CM न बन पाने से दुखी। मुख्यमंत्री इसलिए दुखी कि पता नहीं कब तक रहेंगे। भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री की शपथ ले ली है। गृह मंत्री अमित शाह, मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद। भूपेंद्र पटेल ने नितिन पटेल से सुबह उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। नाराजगी की खबरों पर नितिन पटेल की सफाई। कहा, भूपेंद्र पटेल के CM चुने जाने से खुश हूं। चुनावी माहौल में CM योगी का पिछली सरकारों पर तंज। कहा, बहन बेटियों तो छोड़िए, पहले भैंस और बैल भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं थे। CM योगी के अब्बाजान वाले बयान पर विरोधियों का बंटवारे की राजनीति का आरोप। बोली, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में इस बार चुनाव हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ के कांग्रेस को आतंक की जननी बताने वाले बयान पर कांग्रेस ने किया पलटवार। कहा, नाथूराम गोडसे देश का पहला आतंकवादी। हमने महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, बेअंत सिंह, विद्याचरण शुक्ल को आतंकवाद के कारण खोया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का CM योगी पर तंज। ट्वीट करके लिखा,
देखते हैं सीएम योगी को पहले कौन हटाता है, जनता या इनके अपने दिल्ली वाले। यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में परिवार में हो रहा है झगड़ा, खत्म होने की उम्मीद। सूत्रों के हवाले से खबर, 22 नवंबर को मुलायम सिंह के जन्मदिन पर शिवपाल और अखिलेश साझा करेंगे मंच, दोनों के बीच भी बातचीत। अयोध्या में आज आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा, कल दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह ने रामलला के दर्शन किए और संतों से भी मुलाकात की। यूपी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए एमआईएम प्रमुख ओवैसी का नया गेम प्लान। ओवैसी ने ओम यानी कि ओवैसी, अतीक, मुख्तार का फॉर्मूला इजाद किया। ओम के जरिए मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण की है तैयारी। बीजेपी के फा ब्रांड विधायक संगीत सोम का वीडियो हुआ वायरल, कहा गृह मंत्री अमित शाह को अभी नहीं पता है कि कहां से चुनाव लड़ना है, टिकट के दावेदारों पर कसा तंज। दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बनाई कमेटी की पहली बैठक होगी आज। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन को लेकर तैयार होगी रणनीति। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अकाली दल ने 64 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। बीएसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है अकाली दल। भारत के 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के पोते इंद्रजीत सिंह बीजेपी में हुए शामिल। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पार्टी में शामिल कराया। राजनीति से ही जुड़ी हुई कुछ और अहम खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। बंगाल उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग से मिला बीजेपी प्रतिनिधिमंडल, 3 विधानसभा सीटों पर निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की। भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टेब्रेवाल ने भरा पर्चा। 30 सितंबर को वोटिंग, 3 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। त्रिपुरा में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की रैली को फिर नहीं मिली इजाजत। 15 सितंबर के बाद अब 16 सितंबर को भी प्रशासन ने नहीं दी अनुमति। त्रिपुरा हिंसा को लेकर सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी और माणिक सरकार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे। एमपी में उच्च शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, कुलपति को कुलगुरु कहने के ऐलान के बाद अब कॉलेज में छात्रों को पढ़ाया जाएगा रामचरितमानस का पाठ। बिहार के बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग, बीजेपी नेता ने नीतीश नगर करने की मांग की तो भड़के नीतीश कुमार, कहा कोई नाम नहीं बदलेगा, वो मेरा जन्म स्थान है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में ड्राइवर के करीब बैठकर कटरा से जम्मू तक का सफर किया। ट्रेन में बैठे यात्रियों से ट्रेन की यात्रा के बारे में जानकारी ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के नेता ऑस्कर फर्नांडिस का मैंगलोर में निधन। 80 साल के ऑस्कर फर्नांडिस लंबे समय से बीमार थे। पंजाब के होशियारपुर में कैप्टन अमरिंदर सिंह के कार्यक्रम से पहले किसानों ने किया पार्टी के नेताओं का विरोध। गाड़ी के नीचे लेट गए प्रदर्शनकारी। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की किसानों से अपील, कृषि कानून रद्द कराने के लिए दिल्ली में करें प्रदर्शन। पंजाब में किसानों के प्रदर्शन से सूबे को आर्थिक नुकसान हो रहा है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का पलटवार, कहा कैप्टन पड़ोसी राज्यों की शांति भंग करना चाहते हैं, जो किसानों से कह रहे हैं कि दिल्ली हरियाणा में जो मर्जी करो। प्रयागराज में अपनी मांगों को लेकर उपवास पर यूपी पावर कॉर्पोरेशन के जूनियर इंजीनियर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की सीबीआई जांच का ममता सरकार ने किया विरोध। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 1 हफ्ते टाली, अब 20 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह और विधायक पवन कुमार के घर पर बम से हमले की जांच एनआईए करेगी। गृह मंत्री ने दिए एनआईए जांच के आदेश। अर्जुन सिंह ने की थी एनआईए जांच की मांग। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता से 22 सितंबर को ईडी पूछताछ करेगी। पार्टी के लिए $1 लाख अमेरिका से लाए जाने का शक। बिहार में वायरल फीवर के बढ़ते कहर पर बोले सीएम नीतीश कुमार, स्थिति खराब नहीं लेकिन प्रभावित इलाकों में टीमें भेजेंगे। यूपी के मैनपुरी जिले में रहस्यमय बुखार और डेंगू से कई गांव प्रभावित। जिला अस्पताल की सीएमएस के मुताबिक अब तक 20 लोगों की मौत, 1 महीने में 14,500 से ज्यादा मरीज सामने आए। हरियाणा के फरीदाबाद में भी रहस्यमय बुखार का प्रकोप। चिली में बुखार के चलते 10 दिनों में 8 बच्चों की मौत। स्वास्थ्य विभाग की टीम डेंगू मलेरिया के साथ कोरोना की भी जांच कर रही है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भी वायरल बुखार का कहर। बच्चों में फीवर, कफ, उल्टी और पेट दर्द की शिकायत।
सदर अस्पताल में 130 बच्चे भर्ती। और अब नजर डाल लेते हैं अपराध से जुड़ी खबरों पर। श्रीनगर में सब इंस्पेक्टर की हत्या के विरोध में डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं का जम्मू में प्रदर्शन। रविवार को आतंकियों ने एसआई पर फायरिंग कर दी थी, जिसमें वो शहीद हो गए थे। श्रीनगर के बेमेना इलाके में सीआरपीएफ कैंप के सामने मिले 6 ग्रेनेड। बोरी में रखे हुए थे ग्रेनेड। भीड़ भाड़ के मौके पर निष्क्रिय नहीं किया गया। हरियाणा में सोहना के पूर्व विधायक पर जमीन पर कब्जा करने और मारपीट का आरोप। पीड़ितों के मुताबिक पुलिस की मौजूदगी में 3 महिलाओं समेत आधा दर्जन लोगों के साथ पूर्व विधायक के लोगों ने मारपीट की। एमपी के धार में ज्ञानपुरा के हनुमान मंदिर के पुजारी की लाठी डंडों से पीट कर हत्या। आरोपी फरार। पुजारी ने बदमाशों से रात 2:30 बजे घूमने को लेकर सवाल पूछा था। राजधानी दिल्ली में लगातार बारिश से खोखली हुई सड़क धंसी। डीटीसी बस, एक स्कूटी और एक बाइक गड्ढे में गिरी। बाल बाल बची 3 दर्जन लोगों की जान। दिल्ली में 4 मंजिला इमारत गिरने के हादसे में 2 मासूम भाइयों की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ। मलबे में किसी और के दबे होने की आशंका नहीं। पुलिस ने मकान मालिक को हिरासत में लिया। गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज। आप विधायक दिलीप पांडे ने हादसे के लिए एमसीडी को जिम्मेदार ठहराया। कहा, बार बार बिल्डिंग की जर्जर होने की शिकायत की गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। हादसे के बाद बोले एमसीडी कमिश्नर नीरज खन्ना, हमने खतरे वाली इमारतों को चिन्हित किया है, उन्हें खाली कराएंगे ताकि आगे इस तरह के हादसों से बचा जा सके। मुख्यमंत्री का पद संभालते ही एक्शन में गुजरात के नए सीएम भूपेंद्र पटेल। जामनगर और राजकोट में बाढ़ से बिगड़े हालात पर उच्च स्तरीय बैठक की। गुजरात के जामनगर, राजकोट, जूनागढ़ सहित कई जिलों में बारिश से बदहाल जिंदगी। नदियां उफान से सैकड़ों गांवों में भरा पानी। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी। लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है। भारी बारिश के चलते जामजोधपुर का पुलसर बांध ओवरफ्लो हुआ। डैम के 7 गेट खोले गए, जिससे जामनगर से लेकर राजकोट तक पानी का कहर। हालात और बिगड़ने की आशंका। जामनगर के मोडिला गांव में नदी जैसे हालात। हर तरफ पानी ही पानी। घर, दुकान, मकान सब डूबे। रास्ते का नामो निशान तक गायब। जान बचाने के लिए ऊंची जगहों पर शरण लेने को लोग मजबूर। जामनगर में घरों की खिड़की से ऊपर पहुंचा पानी। घर की छत पर फंसे लोगों का रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया जा रहा है। सुरक्षित जगहों पर ले जाने के लिए स्थानीय लोगों ने लकड़ी का पटरा लगाया। भारी बारिश के चलते राजकोट शहर से ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाली नई कई सड़कों पर आवाजाही बंद। पुल के ऊपर से बहता दिखा पानी। ये तस्वीरें कंकोट गांव की हैं। राजकोट के छपरा गांव में हाईवे पर जा रही कार पानी में डूबी। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। राजकोट जिले के उपलेटा तालुका में मोज बांध में बड़ा पानी का दबाव। बांध के 20 में से 10 गेट खोले गए। निचले गांव में अलर्ट जारी। मुंबई और आसपास के इलाकों में बारिश के बाद नदियां उफान पर। पालघर में प्रशासन ने नदी किनारे बसे गांव वालों को अलर्ट किया। और आइए कुछ और अहम खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। यूएन में विदेश मंत्री जयशंकर का बयान। कहा, अफगानिस्तान में विकास के कामों पर भारत की नजर। मौजूदा हालात में भी अफगानों की मदद को तैयार, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बेहतर माहौल बनाने की कोशिश करनी होगी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की प्रमुख मिशेल बाशेलेट ने तालिबान से सभी लोगों के अधिकारों के सम्मान की अपील की है। बदले की भावना से की गई हत्याओं की निंदा की। तालिबान ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की प्रमुख के आरोपों को खारिज किया। बोला, यूएन दुश्मन के झूठ का शिकार न हो, खुद सच्चाई का पता लगाए। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में मानवीय आधार पर अफगानिस्तान की मदद के लिए आगे आए कई देश। अमेरिका ने $64 मिलियन की मानवीय सहायता की घोषणा की है। अमेरिका का अफगानिस्तान से लोगों को निकालने वाली फ्लाइट पर 7 दिनों की रोक। पेंटागन के मुताबिक 3 अलग अलग अमेरिकी ठिकानों पर खसरे के मरीजों की मिलने के कारण फैसला।
जापान ने 6 देशों में अपने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी की। इंडोनेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और म्यांमार में आत्मघाती हमलों की चेतावनी दी है। एक टीचर जी को इतना गुस्सा आ गया कि मोबाइल ही तोड़ दिया। देखिए आखिर मैडम जी को गुस्सा क्यों आया। फोन समझना है आखिर मैडम जी को गुस्सा क्यों आया? नहीं, आपको हम जेल भिजवा दिए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। बच्चों के सुनहरे भविष्य को संवारने वाली मैडम किसको जेल भिजवा रही हैं? एक बार हम कह दें कि हम आपको मेरे अधिकार में आप नहीं हैं। तूतू मैमे की ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र की है, जहां स्कूल देरी से आने पर शिक्षिका को टोका गया तो वो नाराज हो गई। आप 9:30 बजे आएंगी और पूछा जा रहा है तो आप क्यों ऐसा बोल रही हैं? देखिए गुस्सा मत दिलाइए मुझे। गवर्नर है तुम आगे। आरोप है कि एक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने वाली ज्योति कश्यप हर दिन देरी से स्कूल पहुंचती थी। अभिभावकों को इसकी जानकारी हुई तो वो खुद स्कूल पहुंच गए और मैडम को देरी से आते देख टोक दिया। जवाब तलब किया तो मैडम जी नाराज हो गई। मैडम ने मोबाइल तो तोड़ा ही, FIR करने की धमकी भी दी। इस तूतू मैमे के वक्त प्रिंसिपल साहब भी ऑफिस में मौजूद थे, लेकिन लाख मनाने पर भी मैडम नहीं मानी और हाथापाई पर उतर आई। ये क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं? हम इन पे केस करेंगे कि मेरा आना जाना रिकॉर्ड करते हैं। बिल्कुल करिए। हाँ, पटक के फोड़ देंगे तुम्हारा फोन। दुष्ट कहेंगे। अभी हम पुलिस से समझेंगे। अब ज्योति कश्यप के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही है। फांसी बातें प्रारंभ में आई हैं कि महिला का कहना था कि इन्होंने गलती की है, और जबकि जो अभिभावक है उसका कहना था कि जो महिला अध्यापिका है उनके द्वारा गलती की गई। तो मैंने ABC से रिपोर्ट निकाली। जैसे मुझे रिपोर्ट मिलती है तो जो भी नियमानुसार कार्रवाई। BSA का कहना है कि जांच चल रही है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब ज्योति कश्यप के खिलाफ इस तरह की कोई शिकायत मिली है। पहले भी बच्चे और अभिभावक उनके गैर जिम्मेदाराना रवैये की शिकायत कर चुके हैं। यूपी में कोरोना का जिन्न भले ही बोतल में बंद हो गया हो, लेकिन रहस्यमयी वायरल और डेंगू बुखार लगातार लोगों की जानें ले रहा है। हालांकि जिला प्रशासन इन्हें डेंगू से मौत मानने से इनकार कर रहा है। कानपुर में तो गांव से लोगों का पलायन भी शुरू हो गया है। वहीं मैनपुरी में प्रशासन यही तय नहीं कर पा रहा है कि मौतें आखिर हो किस बीमारी से रही। ये यूपी के मैनपुरी का जिला अस्पताल है। यहाँ मरीजों का तांता लगा हुआ है। हर रोज आ रहे मरीजों से अस्पताल की व्यवस्था चरमरा गई है। किसी को बेड नहीं मिला तो वो बैठने की बेंच पर ही लेटा हुआ है, तो कोई दूसरे मरीज के साथ एक ही बेड पर इलाज करा रहा है। डेंगू और बुखार के चलते अब तक इस अस्पताल में 14,884 मरीज इलाज के लिए पहुंच चुके हैं। डेंगू के मरीज आगरा और सैफई में इलाज के लिए रेफर किए जा रहे हैं। पिछले 1 महीने में यहाँ 20 लोगों की मौत हो चुकी है। डेथ हमारे यहाँ कुल हॉस्पिटल में 20 डेथ हुई। इनमें ज़्यादातर मैक्सिमम जो डेथ हुई है वो इंदौर में जो इमरजेंसी है हमारी, उसमें ही गैस्पिंग स्टेट में आते हैं, वहीं पे डेथ होती है। इनमें से बच्चों की कितनी मौत हुई है? बच्चे की तो कोई भी डेथ हमारे यहाँ नहीं है। अस्पताल प्रशासन भले 20 मौतों की बात मान रहा है, लेकिन जिले के CMO इस बारे में बात भी नहीं करना चाहते। जिला प्रशासन कह रहा है कि मौत किस वजह से हुई है, अभी इसकी जांच ही चल रही है। मरने वालों की संख्या के लिए भी ऑडिट चल रहा है, डेथ ऑडिट चल रहा है कि उनकी मृत्यु जो है सो किन कारणों की वजह से हुई है, जिसपे मतलब ऑडिट होने के बाद ही मतलब पुख्ता तौर पर उस पर कोई ध्यान। इस रहस्यमयी बीमारी के खौफ से कानपुर के कुरसौली गांव से तो पलायन ही शुरू हो गया है। वायरल फीवर और डेंगू ने गांव के 300 से ज्यादा लोग वायरल फीवर या फिर डेंगू बुखार की चपेट में हैं। गांव में अब तक डेंगू के 26 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है, जबकि गांव वालों की माने तो 10 लोग मौसमी बुखार से अपनी जान गंवा चुके हैं। गांव के इस वक्त हाल बहुत खराब है और कल भी एक डेथ हुई है। इसके पहले भी 8-9 मौतें हो चुकी हैं, 10 हो गई हैं। हाँ। स्वास्थ्य विभाग की टीम पिछले 15-20 दिनों से गांव में कैंप कर रही है। हम लोगों ने डेंगू की 151 अभी तक जांचें कराई हैं, मलेरिया के 210 स्लाइड्स करवाई हैं,
इसी तरह हमने कोविड-19 की RT-PCR 139 करवाई है। अभी तक आज की स्थिति में हमारे पास डेंगू के 26 पॉजिटिव केसेस आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम के बावजूद गांव वालों का भरोसा स्वास्थ्य विभाग से पूरी तरह उठ चुका है। ऐसे में वो गांव छोड़कर दूसरे गांव में अपने रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं। और आइए इस पर अपडेट्स हम ले लेते हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता रणवीर जुड़ गए हैं। रणवीर, ये बड़ी ही चिंता वाली बात है कि किसी को पता ही नहीं है कि किस बीमारी से आखिर मौत हो रही है, तो प्रशासन इंतजाम कैसे करेगा, लोगों को राहत कैसे पहुंचाएगा? देखिए, सरकार ने मान लिया है कि ये डेंगू है और डेंगू के लिहाज से तैयारियां चल रही हैं, लोगों को मदद की कोशिशें की जा रही हैं। यूपी की बात करें तो पूरे यूपी में अब तक करीब 2100 के आसपास मामले आए हैं और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित इलाका रहा है वो फिरोज़ाबाद है। सरकार ने जैसे कोरोना पे नियंत्रण किया था 3T फॉर्मूला, यानी कि ट्रीट, टेस्ट एंड ट्रीट। सबसे पहले ट्रेस करना, फिर टेस्ट करना और फिर ट्रीट करना, ये जो 3T फॉर्मूला है इसी को यूज़ कर रही है सरकार। और डेंगू में बताया जा रहा है कि ये D2 वेरिएंट हो सकता है जो थोड़ा खतरनाक होता है। यही वजह है कि सरकार ने एडिशनल प्रिकॉशन लिए हैं। हर ज़िले को निर्देश दिया है कि वो अपने अपने हिसाब से तैयारी करें और तैयारी इस तरह की होनी चाहिए कि लोगों में जागरूकता आए, क्योंकि ये बीमारी सिर्फ सरकारी कोशिशों से नहीं बल्कि आम आदमी की कोशिशों से भी नियंत्रण में आएगी। जब तक पानी का ठहराव नहीं रुक पाएगा, जब तक मच्छरों को पैदा होने से नहीं रोका जा सकता, तब तक इस बीमारी पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि सरकार की सबसे पहली कोशिश ये है कि जहाँ भी गंदगी है, जहाँ से भी मच्छर पैदा हो सकते हैं, उन जगहों पर चूने का छिड़काव किया जाए, दवाइयों का छिड़काव किया जाए और ये जो स्थानीय निकाय हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो रोकें। साथ ही सरकार ने काला आज़र और चिकनगुनिया को भी टेस्टिंग बढ़ा दी है, डेंगू की टेस्टिंग बढ़ाई है और ये टेस्टिंग सिर्फ इसलिए हो रही है कि जितने ज़्यादा टेस्ट होंगे उतने लोगों को ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो फिलहाल यूपी में फिरोज़ाबाद के आसपास का इलाका और उसके अलावा अभी जो कुछ मामले आ रहे हैं वो पूर्वांचल के भी 1-2 ज़िलों से आए हैं। ऐसे में अब ये बीमारी अगर फैलती है तो दिक्कतें ना बढ़े, इसके लिए सरकार अब कोशिशें कर रही है और हर जिले में एहतियात बरते जा रहे हैं। बिल्कुल। और डेंगू मलेरिया की जहां तक बात है तो ये आज की नहीं पुरानी बीमारियां, और अगर इसको लेकर भी कोई तैयारी नहीं है तो सवाल उठना वाजिब है। साउथ दिल्ली के अचेरी इलाके में अचानक सड़क धंस गई, इससे 37 लोगों की जान खतरे में पड़ गई। तस्वीरें साउथ दिल्ली के अदचीनी इलाके की है, जब यहाँ एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। सोमवार रात 9 बजे के करीब सड़क पर दौड़ रही DTC की एक बस अचानक सड़क धंसने से उसमें फंस गई। तेज झटके के साथ रुकी बस के यात्री कुछ समझ पाते तब तक आधी बस इस गड्ढे में समा गई। जिस समय यह हादसा हुआ, बस में 35 के करीब यात्री सवार थे। यात्रियों को तुरंत बस से निकाला गया। बस के साथ ही सड़क पर दौड़ रही एक स्कूटी और बाइक तो गड्ढे में पूरी तरह समा गई। स्थानीय लोगों ने किसी तरह बाइक सवार और स्कूटी सवार दोनों को बाहर निकाल लिया। गनीमत की बात यह रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। हादसे के बाद PWD दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर मौके पर पहुंचे, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। जल विभाग तो केबल वालों को इसका जिम्मेदार ठहरा रहा है। पाइपलाइन की इसमें कहीं गड़बड़ी नहीं है। ये जो ट्रेंचलेस मशीन से जो केबलिंग करते हैं उसकी वजह से हमारी सीवर लाइन कहीं ना कहीं डैमेज हो जाती है, जो कि हैवी रेनफॉल आने की वजह से सेटलमेंट हो जाता है। इस सड़क को दुरुस्त करने का काम शुरू हो गया है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या दिल्ली की सड़कों पर चलना भी अब सुरक्षित नहीं रहा। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भक्तों का हुजूम उमड़ा। हालांकि मंदिर में आए भक्तों ने इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरह से अनदेखी कर दी। भक्त बिना मास्क के सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी करते हुए नजर आए। एक और जहां एक्सपर्ट्स लगातार कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जता रहे हैं, ऐसे में लोगों के बीच कोरोना को लेकर बढ़ती लापरवाही खतरे को और बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री मोदी का आज अलीगढ़ दौरा। दोपहर 12 बजे राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय और डिफेंस कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड का शिलान्यास करेंगे। एटा में अखिल भारतीय किसान यूनियन का ऐलान। अलीगढ़ के कार्यक्रम में पीएम मोदी से मिलेंगे किसान, अपना मांग पत्र भी सौंपेंगे। राष्ट्रपति भवन में आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में 4:45 बजे से रात 9 बजे तक चलेगी मीटिंग। मंत्रियों के लिए डिनर का भी आयोजन।
पीएम मोदी के 22 सितंबर को अमेरिका दौरे को लेकर व्हाइट हाउस ने बयान जारी किया। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने मोदी की मेजबानी पर खुशी का इजहार किया है। तालिबान, चीन और कोरोना पर चर्चा होने की उम्मीद है। दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बनाई कमेटी की पहली बैठक आज। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन को लेकर तैयार होगी रणनीति। चुनावी माहौल में सीएम योगी का पिछली सरकारों पर तंज, कहा बहन बेटियां तो छोड़िए, पहले भैंस और बैल भी पश्चिमी यूपी में सुरक्षित नहीं थे। सीएम योगी के अब्बा जान वाले बयान पर विरोधियों का बंटवारे की राजनीति का आरोप, बोले कांग्रेस यूपी में इस बार चुनाव हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ के कांग्रेस को आतंकी जननी बताने वाले बयान पर कांग्रेस का पलटवार, कहा नाथूराम गोडसे देश का पहला आतंकवादी, हमने महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, बेअंत सिंह, विद्याचरण शुक्ल को आतंकवाद के कारण खोया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का सीएम योगी पर तंज, ट्वीट करके कहा देखते हैं सीएम योगी को पहले कौन हटाता है, जनता या इनके अपने दिल्ली वाले। यूपी चुनाव से पहले समाजवादी परिवार का झगड़ा खत्म होने की उम्मीद, सूत्रों के मुताबिक 22 नवंबर को मुलायम सिंह के जन्मदिन पर शिवपाल और अखिलेश साझा करेंगे मंच, दोनों के बीच हुई बातचीत। अयोध्या में आज आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा, कल दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह ने रामलला के दर्शन किए और संतों से मुलाकात भी की। यूपी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए एमआईएम प्रमुख ओवैसी का नया गेम प्लान, ओवैसी ने ओम यानी ओवैसी अतीक मुख्तार का फॉर्मूला इजाद किया, ओम के जरिए मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण की तैयारी। बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक संगीत सोम का वीडियो हुआ वायरल, कहा गृह मंत्री अमित शाह को भी अभी नहीं पता कि कहां से चुनाव लड़ना है, टिकट के दावेदारों पर कसा तंज। यूपी के मैनपुरी जिले में रहस्यमयी बुखार और डेंगू से कई गांव प्रभावित, जिला अस्पताल के सीएमएस के मुताबिक अब तक 20 लोगों की मौत, एक महीने में 14,500 से ज्यादा मरीज सामने आए। और आइए अब देख लेते हैं पंजाब और हरियाणा से जुड़ी हुई खबरें। शुरुआत पंजाब से करेंगे फटाफट अंदाज में। भारत के 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के पोते इंद्रजीत सिंह बीजेपी में शामिल, दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पार्टी में शामिल कराया। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अकाली दल ने 64 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, बीएसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है अकाली दल। पंजाब के होशियारपुर में कैप्टन अमरिंदर सिंह के कार्यक्रम से पहले किसानों ने किया पार्टी के नेताओं का विरोध, गाड़ी के नीचे लेट गए प्रदर्शनकारी। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की किसानों से अपील, कृषि कानून रद्द कराने के लिए दिल्ली में जाकर करें प्रदर्शन, पंजाब में किसानों के प्रदर्शन से सूबे को आर्थिक नुकसान हो रहा है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का पलटवार, कहा कैप्टन पड़ोसी राज्यों की शांति भंग करना चाहते हैं, जो किसानों से कह रहे हैं कि दिल्ली हरियाणा में जो मर्जी करो। हरियाणा में सोहना के पूर्व विधायक पर जमीन पर कब्जा करने और मारपीट का आरोप, पीड़ितों के मुताबिक पुलिस की मौजूदगी में 3 महिलाओं समेत आधा दर्जन लोगों के साथ पूर्व विधायक के लोगों ने की मारपीट। हरियाणा के फरीदाबाद में भी रहस्यमय बुखार का प्रकोप, दिल्ली में बुखार के चलते 10 दिनों में 8 बच्चों की मौत, स्वास्थ्य विभाग की टीम डेंगू मलेरिया के साथ कोरोना की भी जांच अब कर रही है। चलिए अब बंगाल और बिहार की बड़ी खबरें देख लेते हैं। बंगाल में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। बंगाल उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग से मिला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल, 3 विधानसभा सीटों पर निष्पक्ष चुनाव की मांग की। भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल ने भरा पर्चा, 30 सितंबर को वोटिंग, 3 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भी वायरल बुखार का कहर, बच्चों में फीवर, कफ, उल्टी और पेट दर्द की शिकायत, सदर अस्पताल में 130 बच्चे भर्ती। आपको बताएंगे। बिहार में वायरल फीवर के बढ़ते कहर पर बोले सीएम नीतीश कुमार, स्थिति खराब नहीं है लेकिन प्रभावित इलाकों में टीम भेजेंगे। एमपी में उच्च शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, कुलपति को कुलगुरु कहने के ऐलान के बाद अब कॉलेज में छात्रों को पढ़ाया जाएगा रामचरितमानस का पाठ।
एमपी के धार में ज्ञानपुरा के हनुमान मंदिर के पुजारी की लाठी डंडों से पीट कर हत्या, आरोपी फरार। पुजारी ने बदमाशों से रात 2:30 बजे घूमने को लेकर सवाल पूछा था। त्रिपुरा में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की रैली को फिर नहीं मिली इजाजत। 15 सितंबर के बाद अब 16 सितंबर को भी प्रशासन ने नहीं दी अनुमति। त्रिपुरा हिंसा को लेकर सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी और माणिक सरकार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से करेंगे मुलाकात। और आइए अब देख लेते हैं गुजरात की कुछ खबरें, जहां मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम भूपेंद्र पटेल एक्शन में नजर आ रहे हैं और बाढ़ से कई जिले बेहाल हैं। आइए देखते हैं। मुख्यमंत्री का पद संभालते ही एक्शन में गुजरात के नए सीएम भूपेंद्र पटेल जामनगर और राजकोट में बाढ़ से बिगड़ते हालात पर उच्च स्तरीय बैठक की। गुजरात के जामनगर, राजकोट, जूनागढ़ सहित कई इलाकों में बारिश से बदहाल जिंदगी। नदियां उफान से सैकड़ों गांव में पानी भर चुका है। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। भारी बारिश के चलते जाम जोधपुर का फुलझर बांध ओवरफ्लो हुआ। डैम के 7 गेट खोले गए हैं, जिससे जामनगर से लेकर राजकोट तक पानी का कहर, हालात और बिगड़ने की आशंका। जामनगर के मोरीला गांव में नदी जैसे हालात, बाढ़ जैसे हालात, हर तरफ पानी ही पानी। घर, दुकान, मकान सब डूबे। रास्ते का नामो निशान गायब। जान बचाने के लिए ऊंची जगहों पर शरण लेने को मजबूर हैं लोग। भारी बारिश के चलते राजकोट शहर से ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाली कई सड़कों पर आवाजाही बंद। पुल के ऊपर से बहता दिखा पानी। ये तस्वीरें कंकोट गांव की हैं। राजकोट जिले के उपरेटा तालुका में मौज बांध में बाढ़ का पानी दबाव। बांध के 20 में से 10 गेट खोले गए हैं। निचले गांव में भी अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की सीबीआई जांच का ममता सरकार ने किया विरोध। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 1 हफ्ते टाली। अब 20 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह और विधायक पवन कुमार के घर पर बम से हमले की जांच एनआईए करेगी। गृह मंत्री ने दिए एनआईए जांच के आदेश। अर्जुन सिंह ने की थी एनआईए जांच की मांग। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता से 22 सितंबर को ईडी पूछताछ करेगी। पार्टी के लिए $1 लाख अमेरिका से लाए जाने का शक है। राजधानी दिल्ली में लगातार बारिश से खोखली हुई सड़क धंसी। डीटीसी बस, एक बाइक और एक स्कूटी गड्ढे में गिरे। बाल बाल बची 3 दर्जन लोगों की जान। दिल्ली में 4 मंजिला इमारत गिरने के हादसे में 2 मासूम भाइयों की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ। मलबे में किसी और के दबे होने की आशंका नहीं। पुलिस ने मकान मालिक को हिरासत में लिया। गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज। आप विधायक दिलीप पांडे ने हादसे के लिए एमसीडी को जिम्मेदार ठहराया। कहा, बार बार बिल्डिंग की जर्जर होने की शिकायत की गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। हादसे के बाद बोले एमसीडी कमिश्नर नीरज खन्ना, हमने खतरे वाली इमारतों को चिन्हित किया है, उन्हें खाली कराएंगे ताकि आगे इस तरह के हादसों से बचा जा सके। और अब कुछ खबरें देख लेते हैं जम्मू कश्मीर से भी। श्रीनगर में सब इंस्पेक्टर की हत्या के विरोध में डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं का जम्मू में प्रदर्शन। रविवार को आतंकियों ने एसआई पर फायरिंग कर दी थी, जिसमें वो शहीद हो गए थे। श्रीनगर के बेमिना इलाके में सीआरपीएफ कैंप के सामने मिले 6 ग्रेनेड। बोरी में रखे हुए थे ग्रेनेड। भीड़-भाड़ के मौके पर निष्क्रिय नहीं किया गया। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जयपुर के एक सेमिनार में राजनीति में महत्वाकांक्षा और असुरक्षा को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिस पर आज सियासत गर्मा सकती है। जो एमएलए थे वो इसलिए दुखी है कि वो मंत्री नहीं बन पाए। मंत्री इसलिए दुखी थे कि उनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला। जिनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला वो इसलिए दुखी थे कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। और जो मुख्यमंत्री बन पाए वो इसलिए दुखी है कि कब रहेंगे और कब जाएंगे इसका भरोसा नहीं। वो चीज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का एक प्रसिद्ध वाक्य था। वो कहते थे, इंडिया इज नॉट ए नेशन, इट इज ए पॉपुलेशन। और उस बात में वो आगे ये कहते थे कि भाई कम से कम इतना तो तय करे कि मैं इस देश के लिए समस्या नहीं रहूं। अगर एक एक व्यक्ति ने यही तय किया कि मैं देश के लिए समस्या नहीं रहूंगा, मैं देश के लिए एसेट रहूंगा, तो देश बदल जाएगा। नाम बदलने की यह हवा अब यूपी से बहकर बिहार भी जा पहुंची है। नीतीश बख्तियारपुर के हैं। एक बीजेपी विधायक ने उसका नाम बदलकर नीतीश के नाम पर रखने की मांग की, तो नीतीश का क्या जवाब था आपको सुनवाते हैं।
नाम बदलने की बात सामने आई, आपके नाम कर दिया। पर क्या फालतू बात है, बख्तियारपुर का नाम क्या के लिए बदलेगा? मेरा जन्म स्थान बख्तियारपुर है, उगरा के नाम बदलेगा? क्या बात करते हैं बख्तियारपुर? बख्तियारपुर के बारे में बिना मतलब का बात करते रहता कि यहीं पर हुआ, इसी से नालंदा गया। और आपको मालूम है जब ऑल इंडिया कानून बन रहा था पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट के मेंबर ने क्या कहा कि कहा गया कि जिस नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट कर दिया गया कि बख्तियारपुर में कैंप रखा था, और इस बार इसी बख्तियारपुर में जन्म लिया हुआ एक आदमी है जो नए सिरे से फिर नालंदा यूनिवर्सिटी बनवा रहा है। तो ये सब फालतू चीजें सब। बख्तियारपुर के नाम बदलने की मांग बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने उठाई थी। बख्तियारपुर का नाम बदला जाए। बख्तियार खिजली जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया, जहां दुनिया के विद्यार्थी पढ़ने आते थे, उसके जलाने वाले के नाम पर बख्तियारपुर है। इसका नाम बदल करके बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नाम पर नीतीश नगर किया जाए। जिस तरह उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद को बदलकर प्रयागराज किया गया, फैजाबाद को बदलकर अयोध्या किया गया, उस तरह बख्तियारपुर को बदला गया। दरअसल जगहों के नाम बदलने का काम बिहार से सटे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने खूब किया। उसके बाद देश में कई जगहों के नाम बदलने की मांग उठने लगी। 2023 तक कश्मीर को रेल मार्ग के जरिए पूरे देश से जोड़ा जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल जम्मू कश्मीर की यात्रा पर थे और वहां उन्होंने वंदे भारत रेल की सुविधाओं का भी जायजा लिया। बड़े आशा करते हैं कि 2023 के शुरुआत तक इसमें ट्रेन से चलेंगे बारामूला। काम बहुत तेजी से हो गया है, काफी बड़ी मात्रा में काम हो गया है। रेल मंत्री का ये ऐलान धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के विकास की गति का सबूत है। कश्मीर को कन्याकुमारी तक जोड़ने वाली इस रेल परियोजना का नाम ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक है। USBRL परियोजना की लंबाई 272 किलोमीटर की होगी। सरकार ने परियोजना के लिए 2021-22 में 4,200 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। परियोजना के 272 किलोमीटर में से 161 किलोमीटर पर कार्य पूरा कर उसे शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा लुधियाना से श्रीनगर के बीच 501 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। इसके अलावा रेल में यात्रियों को आ रही दिक्कतों का जायजा लेने के लिए रेल मंत्री ने सोमवार को कटरा से जम्मू तक वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर किया और यात्रियों की मुश्किलें जानी। 15 अगस्त को डिक्लेयर किया ना कि देश भर को जोड़ेगी इस तरह की ऑर्डर पे। क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड। रेल मंत्री ने इसके अलावा वंदे भारत एक्सप्रेस में सुविधाओं की जांच भी की। रेल मंत्री के इस रवैये की यात्रियों ने खूब तारीफ की। मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि पहली बार कोई सरकार से ऐसे उठकर आके लोगों से बात कर रहा है, आम जनता से। नॉर्मली मिनिस्टर्स अपने राउंड मार के चले जाते हैं, बट ये पहला मिनिस्टर है जो रुक के बात करके लोगों से पूछ रहा है। इससे पहले रेल मंत्री ने जम्मू के रियासी जिले में विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निरीक्षण किया था। पीएम मोदी आज अलीगढ़ के दौरे पर जाने वाले हैं और यहां पीएम राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। लेकिन मामला इतना भर नहीं है। यूनिवर्सिटी का मकसद भले शिक्षा हो, लेकिन चुनावी सीजन में यूनिवर्सिटी के शिलान्यास से एक साथ कई लक्ष्य साधने का आरोप भी लग रहा है। यूपी को पीएम मोदी की सौगात, अलीगढ़ में करेंगे यूनिवर्सिटी का शिलान्यास। अलीगढ़ के लोधा में आज पीएम मोदी स्वतंत्रता सेनानी राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद खड़े होकर तैयारियों का जायजा लेकर ये संदेश दे रहे हैं कि ये कार्यक्रम उनके लिए कितना अहम है। प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला अलीगढ़ में ही रखी जाएगी और साथ साथ 2018 में प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को डिफेंस कॉरिडोर दिया था। अलीगढ़ नोड के कार्य का शुभारंभ भी कल से प्रारंभ हो जाएगा। कार्यक्रम को लेकर पीएम मोदी भी खासे उत्साहित हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, देश के शिक्षा जगत के लिए ये दिन बेहद महत्वपूर्ण है। दोपहर 12 बजे अलीगढ़ में महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर एक नई यूनिवर्सिटी के शिलान्यास का सुअवसर प्राप्त होगा।
शिक्षा के मंदिर के शिलान्यास से सियासत का जो शंख फूंका जाना है, वो गणित समझने से पहले राजा महेंद्र प्रताप को जान लेना जरूरी है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह का संबंध हाथरस के मुरसान जमींदार परिवार से था। राजा महेंद्र प्रताप को पेशवा आर्यन के नाम से भी जाना जाता है। आजादी की लड़ाई के लिए राजा महेंद्र प्रताप 32 साल तक देश से बाहर रहे। अंग्रेजों के खिलाफ 1915 में काबुल में बनी अंतरिम सरकार के मुखिया थे राजा महेंद्र प्रताप। राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर 92 एकड़ में बनने वाली यूनिवर्सिटी से 395 कॉलेज जुड़ेंगे। 1915 में वो अफगानिस्तान गए और अंग्रेज़ों के खिलाफ वहाँ बरकतुल्ला उनके दोस्त थे और सीनियर थे उनसे जो राष्ट्रवादियों में, तो उनके साथ उन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई काबुल में 1915 में, जिसमें ये प्रेसिडेंट थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे। अब तक अलीगढ़ की पहचान रहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अलग योगी सरकार राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी शुरू कर रही है, जिससे कई सियासी समीकरण साधने के आरोप लग रहे हैं। कैसे? अब जरा वो भी समझ लीजिए। राजा महेंद्र प्रताप का ताल्लुक जाट समुदाय से था और यहीं से जो तार निकलते हैं वो चुनावी ताने बाने को बुनते हैं। यूपी में जाट समुदाय की आबादी करीब 6 से 7% है। पश्चिमी यूपी की 18 सीटों पर जाट वोटर करीब 17% है। पश्चिमी यूपी की 120 विधानसभा सीटों पर जाट वोटर का प्रभाव है। CSDS के सर्वे के मुताबिक 2014 में 77% और 2019 में 91% जाट वोट बीजेपी को मिले थे। इन्हीं आंकड़ों को आधार बनाकर समाजवादी पार्टी बीजेपी को घेर रही है। ये अभी भी शिलान्यास करने की बात करते हैं और काम का फीता तो समाजवादी ने जो काम किया उसी का फीता काट रहे हैं, अपने काम का फीता नहीं काट पाए। कमाल है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये झूठ और जुमले में विश्वास रखती है, ये जनता की सेवा नहीं कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ बहकाने की राजनीति करती है, मुद्दा डाइवर्ट करने की राजनीति करती है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी का ऐलान सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान ही किया था, लेकिन अभी के हालात को देखें तो ये बदले माहौल को अपने पाले में करता नजर आता है। जाट बहुल पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसान आंदोलन का मुख्यालय बना हुआ है। किसान आंदोलन में जाट नेता सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं। ऐसे में ये यूनिवर्सिटी जाट समुदाय के रुख को नरम करने के तौर पर भी देखा जा रहा है। पीएम मोदी के दौरे से जब सबकी निगाहें अलीगढ़ की तरफ टिकी हैं, इसी बीच राजा महेंद्र प्रताप सिंह के गृह जिले हाथरस का नाम बदलने की भी मांग उठने लगी है। आज हम कम से कम इस जिले का नाम बदलकर उनके नाम पर रख के उनको एक सम्मान उनको दे सकते हैं। ये बहुत छोटी और बेसिक सी मांग मैं सरकार के सामने आप लोगों के माध्यम से रख रहा हूँ। विश्वविद्यालय के लिए धन्यवाद देता हूँ, लेकिन कहीं न कहीं हाथरस का नाम परिवर्तन करके उनके नाम से कर दिया जाए। राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी के अलावा पीएम मोदी डिफेंस कॉरिडोर के अलीगढ़ रोड का उद्घाटन भी करने वाले हैं। जहां तक बात अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की है, तो राजा महेंद्र प्रताप जिन्ना के विरोधी थे, जिसको लेकर AMU कई बार विवादों में रह चुका है। खुद उनकी पढ़ाई भी उसी मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल से हुई थी, जो बाद में AMU बना। AMU के लिए राजा महेंद्र प्रताप के परिवार ने जमीन भी दी थी। चूंकि नए विश्वविद्यालय की नींव को चुनावी इमारत की तामीर से जोड़कर देखा जा रहा है, ऐसे में इस मामले पर सितंबर से जून जैसी सियासी गर्मी की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। पंकज, एक तीर से दो निशाने। जी हाँ, बिल्कुल। और आपको बताऊं कि एक लंबे अरसे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी में दिखेंगे आपको, और किसी सार्वजनिक सभा में इस तरीके से जनसभा को संबोधित करते हुए। और एक जो कोशिश है ना बीजेपी की, क्योंकि कुछ ही महीनों बाद विधानसभा के चुनाव हैं, और जिन लोगों को, जिन नामों को, जिन चेहरों को एक तरीके से भुला दिया गया था, उन चेहरों को फिर से राजनीतिक विमर्श में लाने की कोशिश। जो जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह की बात हो रही है, जिसके बारे में खुद योगी आदित्यनाथ ने 2019 में स्टेट यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा यहीं अलीगढ़ में की थी, इगलास में, जब विधानसभा के उपचुनाव हो रहे थे। तो आज मोदी आ रहे हैं यहाँ पर और एक बड़ा संदेश देंगे, और क्या कहेंगे वो, इस पर पूरे देश की नजर होगी। कृषि कानूनों को लेकर केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को लेकर दो राज्य फिर आमने सामने आ गए हैं। रिपोर्ट देखिए। होशियारपुर में एक तरफ मंच से कैप्टन खुद को किसानों की हिमायती बता रहे थे, उसी समय कुछ दूरी पर किसान कैप्टन के ही विधायक के खिलाफ हक की आवाज बुलंद कर रहे थे।
कैप्टन की सभा में जा रहे कांग्रेस के विधायक संगत सिंह गिलजिया के खिलाफ किसानों ने सड़कों पर मोर्चा खोल दिया। किसानों का आरोप है कि संगत सिंह के इशारे पर ही किसानों के खिलाफ सख्त धाराओं में केस दर्ज किए गए। हालांकि यहाँ से कुछ दूरी पर कैप्टन के दावे कुछ और ही थे। हक का नया नारा बुलंद करने वाले किसानों के हमदर्द बने कैप्टन कुछ ऐसा कह गए जिसने नए विवाद की नींव डाल दी है। उत्थे दिल्ली करना है, तुसी करो जो कुछ करना है, प्रेशर लियाना उन्हां ते लियाओ, मनाओ उन्हां नूं, लेकिन इत्थे पंजाब दी डिवेलपमेंट वाला पचा की है। वो जो दिल्ली कर रहे ने, हरियाणे करने करन, तुसी उत्थे करो, लेकिन 113 जगह पंजाब दे विच बहना और पंजाब दी आर्थिकता नूं कमजोर करनी, इहदा कोई फायदा नहीं। किसानों को कैप्टन की तरफ से दी गई सलाह पर संग्राम छिड़ गया। हर कहानी की तरह कैप्टन की वाणी की कहानी भी हरियाणा आते आते बदल गई। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कैप्टन पर किसानों को उकसाने का आरोप लगा दिया। इसका मतलब ये है कि तुम अपने पड़ोसी राज्य हरियाणा की और दिल्ली की शांति को भंग करना चाहते हो। इसका मतलब ये भी है कि किसानों को उकसाने का काम अमरिंदर सिंह जी ने ही किया है। नहीं, इनके बयान से तो ये बात सीधी होती है कि ये जो किसान आंदोलन है ये अमरिंदर सिंह का स्पॉन्सर्ड आंदोलन है। कैप्टन के बयान को लेकर अकाली दल ने भी हथियारों का रुख कैप्टन की तरफ मोड़ दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने कैप्टन का बयान ट्वीट करते हुए लिखा, सीधे कैप्टन के मुंह से ही सुन लीजिए। कैप्टन किसानों से उनकी लड़ाई दिल्ली में लड़ने के लिए कह रहे हैं, पंजाब में नहीं। 10 महीने से हमारे किसान सख्त मौसम में दिल्ली की सड़कों पर जान दे रहे हैं और कैप्टन अपने शाही महल में आराम कर रहे थे। यही उनका प्लान था। पंजाब में भी अगले महीनों में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सियासी बयानों का मतलब अपना मतलब साधने के लिए निकालना कोई नई बात नहीं है। हालांकि पंजाब की बात करें तो 11 लाख किसानों के वोट से सब खुद को किसान का हितैषी बताकर सत्ता की राह हमवार करने में जुटे हैं। गहलोत सरकार के खिलाफ युवा खड़े हो गए। हजारों युवाओं ने नौकरी में आरक्षण समेत 10 मांगों को लेकर विधानसभा का सोमवार को घेराव किया। राजस्थान विधानसभा के सामने जुटा ये हुजूम राज्य के छात्रों और बेरोजगारों का है, जो रोजगार के मुद्दे पर सरकार से आर पार के मूड में है। सरकार के सामने 10 सूत्री मांग को लेकर राज्य भर से इकट्ठा हुए छात्रों और बेरोजगारों ने विधानसभा का घेराव किया, सरकार को ज्ञापन सौंपा और साथ ही चेतावनी भी दे दी। 7 दिन का समय है माननीय मंत्री महोदय को और प्रदेश की सरकार को दिया है। अगर समय रहते छात्र हित में फैसला नहीं आता है, युवाओं के हित में फैसला नहीं आता, बेरोजगारों के हित में फैसला नहीं आता है, तो प्रदेश की सरकार तैयार रहे, प्रशासन तैयार रहे, छात्र अपनी लड़ाई को और मजबूती से लड़ेंगे और आगे आने वाले समय में हमारा ये प्रदर्शन जारी रहेगा। छात्रों के इस विरोध प्रदर्शन को लेकर सरकार ने हालांकि सुरक्षा के लिए जगह जगह पुलिस बल तैनात किए थे। जब पुलिस ने रोका तो एक समय आमने सामने की लड़ाई की भी नौबत आ गई। छात्रों के मुताबिक राजस्थान में 15 लाख से ज्यादा बेरोजगार पंजीकृत है। बेरोजगारों में 12,24,000 पोस्ट ग्रेजुएट भी शामिल हैं। छात्रों का आरोप है कि सरकार 15 लाख बेरोजगारों में से सिर्फ 1,60,000 लोगों को ही बेरोजगारी भत्ता दे रही है। युवाओं की मांग है कि हरियाणा की तर्ज पर राजस्थान में भी युवाओं को नौकरी में 75% आरक्षण दिया जाए। युवाओं ने चेतावनी दी है कि सरकार जब तक उनकी मांगे नहीं मान लेती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। चलिए फिर सीधा इरफान जी का रुख करते हैं और जानते हैं आज कार्टून के जरिए वो क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें जो जिन बयानों का वो जिक्र कर रहे हैं उसके पीछे की कहानी क्या है। इरफान जी, देखिए, कल बहुत मजेदार घटनाक्रम हुआ और अखिलेश ने एक बहुत मजेदार सा बयान दिया कि देखें योगी को जनता हटाती है या उनके अपने ही हटाते हैं। तो भैया देखने वाली बात यह भी है कि अपनों का पेज तो सभी जगह पर है। आप देखिए, अपने परिवार में भी देखिए और अपने यहाँ भी देखिए कि किस तरह का पेज आपको नज़र आता है।
ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही। जब आप सामने वाले पर निशाना लगाते हैं तो जाहिर सी बात है आपके ऊपर भी वो बात लागू होती है। और अखिलेश यादव जो निशाना लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपनों का जो पेच है उनके खुद के परिवार में भी फंसा हुआ है, जो बार बार दिखता भी रहता है। बहुत धन्यवाद इरफान जी। याद है आपको हमारी मास्टर क्लास इस बार फिर गुरुवार को आपके सामने होगी। देखते रहिए मेरे साथ में कार्टून बनाने के नए नए टिप्स, क्योंकि एबीपी न्यूज़ ने व्यवस्था की है आपके लिए। ख़ास तौर पर हम आपको कार्टून दिखाने के साथ साथ बनाना भी सिखा रहे हैं। तो रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए नमस्ते भारत। तो आज के इस कार्टून के बाद अब नमस्ते भारत में वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।